तो आज हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे। तो पॉलिटी की क्लास में हमने पिछले क्लास में जो है इसके बारे में कुछ चर्चा किया था। तो आज हम लोग देखने वाला है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यानी कि भारतीय संविधान पर अन्य देशों का क्या प्रभाव है। जैसे भारतीय संविधान पर अन्य देश का क्या प्रभाव है। भारतीय संविधान पर अन्य देश का क्या प्रभाव है, तो इसकी जो चर्चा है हम लोग आज करेंगे शुरू। तो पहले इसमें जान लेते हैं कि आखिर अन्य देशों से हमने क्यों ये प्रावधान ग्रहण किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब आज़ादी मिली थी 1947 में भारत को, तो 1947 में आज़ादी मिली तो संविधान कोई बना बनाया हुआ नहीं था, यानी कि अंग्रेज हम लोग को जो है वो ऐसे ही मतलब कोई ऐसा संविधान बनाकर नहीं दिए थे, और वो तो सिर्फ राज कर रहे थे भारत पे, तो संविधान बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पे जब आज़ादी हम लोग को मिली 1947 में, उससे पहले ही जो है संविधान बनाने की तैयारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखा गया कि संविधान किस प्रकार बनाया जाए। तो संविधान बनाने के लिए क्या किया गया, संविधान सभा का गठन 1946 में। इसकी बैठकें होती है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है इसकी। तो इसमें बताया जाता है कि जो है हमारा संविधान किस प्रकार होगा और इसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। तो इसमें देखा गया कि जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान में वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इससे जो है 300 से ज्यादा अनुच्छेद को है संविधान में हूबहू उसमें लिखा गया है। 300 लगभग कुछ ज्यादा ही अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां। यानी कि अगर भारतीय संविधान पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो भारतीय संविधान में इसके अलावा भी और भी कई देशों के संविधान से जो है इसमें कुछ चीजें ग्रहण की गई है। जैसे आप जानते हैं कि यूएसए के संविधान से यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को ग्रहण किया है, मौलिक अधिकार। और भी देश जैसे है रूस और रसिया से हमने क्या, मौलिक कर्तव्य। तो और भी बहुत सारे देश हैं जिससे हमने बहुत सी सारी चीजों को ग्रहण किया है अपने संविधान में, उसको जगह दी गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो ये क्या है भारत शासन अधिनियम 1935, ये कैसे आया इसके बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन इसमें जो जो बातें लिखी गई है उसकी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात और यहाँ पे बोली जाती है कि हमने बहुत सारे देश जैसे 60 प्लस देश के संविधान से हमने अध्ययन किया। 60 अधिक देश उस समय जो 1946-47 में थे, 60 से अधिक देशों का हमने गहन अध्ययन किया और उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको हमने निकालकर अपने संविधान में उसको हूबहू लागू किया। जैसे आप जानते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है, मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से, और भी जैसे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ऐसा मतलब बहुत सारे देशों से हमने जो जो चीजें हमें जरूरत थी उसको हमने यहाँ पे लागू किया। तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें कह भी देते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है,
कट पेस्ट है, यानी कि हमने दूसरे के संविधान से चोरी करके उसमें लाया है। क्या लाया है? दूसरे के संविधान से लाया है। सही बात है। मौलिक अधिकार तो हमने खुद यहाँ नहीं बनाया। कहाँ से लाया? अमेरिका से लाया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया? रूस से। तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भारतीय संविधान जो है कट पेस्ट है, यानी कि दूसरे के संविधान से हमने चोरी किया है या लिया है। तो यहाँ पे ये चीज हमें कहना है कि अगर जिसे मौलिक अधिकार हमने लागू करना है, अपने नागरिकों को देना है, इसके लिए क्या करेंगे? जैसा हमने अमेरिका में जैसा मौलिक अधिकार लागू है, वहां हमसे संविधान पहले ही बन चुका था। अमेरिका में संविधान कब बना था? अमेरिका का संविधान 1789 में ही बन चुका था। 1776 में अमेरिका को आजादी मिली थी। अमेरिका को आजादी कब मिली? 1776, 4 जुलाई 1776 को। और इसका संविधान कब बना था? 1789 को। तो मौलिक अधिकार के बारे में जितना रिसर्च करना था, इसको जनता पे किस प्रकार लागू किया जाए, इसको किस तरह सुधारा जाए, इसको अगर लागू करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है अमेरिका पहले ही कर चुका था। इसके बारे में जो भी अच्छाई या बुराइयां थी, उसको अमेरिका पहले ही अपने नागरिकों के ऊपर प्रयोग कर चुका था, और उसका रिजल्ट क्या था? सही था। तो इसका रिजल्ट जब सही था, तो फिर भारतीय जो संविधान बन रहा था, तो हमें भी मौलिक अधिकार की जरूरत थी कि नागरिकों को हम मौलिक अधिकार देंगे। तो हम मौलिक अधिकार देना चाहते हैं, तो हम हूबहू अमेरिका का जो मौलिक अधिकार है वहां के संविधान में, उसको क्यों नहीं लाएंगे? या इसके जगह पे ये करेंगे कि मौलिक अधिकार जैसे अमेरिका ने प्रयोग किया, इतना खर्चा किया, उसके बाद लागू करेंगे, तो उसमें तो बेवकूफी हो जाएगी कि आप मौलिक अधिकार जैसा वहां चल रहा है, ठीक है, सही है, सभी नागरिकों पर अच्छे से लागू है, तो वही अधिकार जब हमें लाना है तो उसके लिए हम खर्चा क्यों करेंगे? जैसा वहां है उसी को यहाँ पे ला देंगे। क्या दिक्कत है इससे? तो इसलिए हमने बहुत सारे देशों से जो है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, साउथ अफ्रीका से, ये सारे देश जो है, इनसे हमने कुछ कुछ चीजें जो है, जो हमें जरूरत थी या तो अच्छी थी हमारे नागरिक के लिए या तो हमारे देश के लिए, तो उसको हमने यहाँ पे हूबहू निकाला है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने बहुत सारे देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया, 60+ देश के संविधान से, और उसको अपने संविधान में उसको लागू किया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सारे देश के संविधान को एकजुट करके और उसके बाद हमने संविधान को परिपूर्ण किया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, अगर किसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान में, तो वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो इसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे कि इसमें मेन मेन कौन कौन सी चीजें हैं और किस प्रकार काम करती है। भारत शासन अधिनियम जो है, इसे क्या कहा जाता है? आप जानते हैं इसको? लघु संविधान। लघु संविधान भी कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे 300 से अधिक अनुच्छेद जो है, आप जैसे जानते हैं 389 या 396 अभी उसमें जोड़कर 400 से ऊपर है, 400-450 अनुच्छेद आप हो जाएंगे। तो उसमें जो है 300+ अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही वहां से लिया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे संघीय व्यवस्था क्या है, राज्यपाल का कार्यालय क्या है, शक्तियों का वितरण 3 सूची क्या है, न्यायपालिका का ढांचा क्या है, क्यों किस प्रकार न्यायपालिका काम करती है, आपातकालीन उपबंध क्या है, इमरजेंसी क्या है, लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस,
तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा जो है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय यानी कि संघ है। क्या है? संघ है। संघ कहने का मतलब है क्या है? दो बॉडी होगी, एक होगी केंद्र और एक होगा राज्य। केंद्र और राज्य होगा। संघ में कौन होगा? संघ जब भी होगा तो दो बॉडी से मिलकर बनेगा, केंद्र और राज्य। आप इसको इस प्रकार भी बनाएंगे, ये केंद्र हो गया और इधर आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये राज्य हो गया, और इसी से मिलकर ये संघ बना है। क्या बना है? संघ बना है। ये आपको छोटे छोटे ये राज्य दिख रहे हैं और ये क्या है? संघ है, केंद्र, यानी इसको आप केंद्र कहेंगे। और ये क्या है? राज्य है। तो राज्यों के सहयोग से केंद्र बना है, राज्य के सहयोग से केंद्र बना है। तो भारत को क्या कहा जाता है? भारत को राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहा जाता है। तो क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि सारे राज्य मिल करके, सारे राज्य मिल करके केंद्र का निर्माण करते हैं। सारे राज्य जो है मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होगा? संघीय राज्य हो गया। केंद्र में ये संघीय राज्य हो गया। यहाँ पे अगर कोई राज्य अलग होना चाहेगा तो हो नहीं पाएगा। संघीय में कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। केंद्र से अगर कोई राज्य चाहे, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, कोई भी यहाँ से अगर टूटकर अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता है। जो बना है राज्यों के सहयोग से बना है, और राज्य जो है केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, यानी इसको जवाब देना होगा, जवाबदेही है इसकी। तो आप देखते हैं कि आजादी के बाद जो है बहुत सारे प्रोविंस थे, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, वो चाह रहे थे कि हम किसी में ना मिले। बहुत सारे जो भारत के पक्ष में थे, बहुत सारे पाकिस्तान में चले गए, और कुछ ऐसे भी राज्य थे जो कह रहे थे हम ना तो भारत में जाएंगे और ना पाकिस्तान में मिलेंगे। क्या कह रहे थे? ना तो भारत में ना पाकिस्तान में। तो भारत फिर राज्यों का संघ बनेगा कैसे? इतना बड़ा अखंड भारत आप जो देख रहे हैं, इतना बड़ा अखंड भारत, तो ये भारत जो है पूरी तरह से कैसे बनेगा? तो यहाँ पे क्या किया गया? एकीकरण किया गया राज्यों का, सभी राज्यों का मिलाने का प्रयास किया गया। जो राज्य आसानी से मिल गए उसको उन्होंने मिला लिया, जो थोड़े नखरे किए उसको जबरदस्ती भी मिलाया गया। जैसे आप जानते हैं एक था राज्य यहाँ पे हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद क्या कहना था? ना तो हम भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। बताओ बीच में ये स्वतंत्र कैसे रहेगा? तो इसलिए यहाँ पे पुलिस कार्रवाई करने पर एक कड़ी पड़ी थी। पटेल जी जो सरदार पटेल थे, उन्होंने यहाँ पे बलपूर्वक जो है हैदराबाद को निजाम से अपने में मिलाया। तो इस प्रकार और भी जैसे राज्य थे यहाँ पे, कश्मीर था, कश्मीर भी उसका भी कहना था कि हम नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार भारत का जो है, भारत जो है राज्यों का संघ है। संघ यानी कि केंद्र के प्रति उत्तरदायी है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि केंद्र और राज्य क्या है। संघ में क्या होगा? केंद्र और राज्य होगा। उसके बाद क्या देखेंगे? केंद्र में भी दो बॉडी होगा, एक होगा लोकसभा, इधर होगा राज्यसभा।
और राज्य में क्या होगा? विधानसभा। और इधर विधान परिषद। तो संघ में क्या होता है? केंद्र और राज्य होगा। संघ किससे मिला है? किसके मिलकर बना है? केंद्र और राज्य से मिलकर। केंद्र में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पे क्या होता है? विधायिका होती है यहाँ पे। और राज्य में कौन विधायिका होती है? विधानसभा और विधान परिषद। तो इस प्रकार संघ का निर्माण होता है। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो राज्यपाल का कार्यालय क्या होगा? तो राज्यपाल का कार्यालय, जैसा कि सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। सभी राज्य में, जितने भी राज्य हैं 28 राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। वास्तविक प्रधान राज्य का कौन होगा? सीएम होगा। लेकिन जो है कार्यात्मक, यानी कि जो राज्यपाल होगा सिर्फ दिखावे के लिए, यानी वास्तविक प्रधान यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री होता है। और अध्यक्षात्मक कौन होगा? राज्यपाल होगा। और उसी प्रकार आप देखते हैं केंद्र में, तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार जो है राज्यपाल का कार्यालय क्या होगा? तो इसमें व्यवस्था किया गया है कि जितने भी राज्य हैं सभी में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, जो कि केंद्र यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करेगा। केंद्र में यानी सभी राज्यों में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कौन काम करेगा? राज्यपाल काम करेगा। तो राज्यपाल किसका होगा? यानी कि केंद्र से एक नियुक्त अध्यक्ष होगा। तो ये 3 सूची क्या क्या है इसके बारे में समझेंगे। संविधान की 3 सूची है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें 3 सूची दी गई है। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने सूची हैं? 3 सूचियां हैं संविधान में। ये शक्तियों का एक प्रकार का बंटवारा है। अगर शक्ति का बंटवारा है ये, क्योंकि केंद्र की अपनी एक सूची बनाई गई है, राज्य की अपनी होगी और एक समवर्ती होगी। तो केंद्र जो है केंद्रीय विषय पर सूची बनाएगा। जैसे आप देखते हैं रेलवे हो गया, डाक हो गया, और भी जैसे देखिए सेना का कानून, सेना पर, ये सभी केंद्र का है। राज्य का भी है, जैसे पुलिस हो गया, वन हो गया, समवर्ती में जैसे शिक्षा हो गया। तो आप देखते हैं कि केंद्रीय विषय का जो सूची होगा, रेलवे, डाक, सेना, ये सब जो कानून बनेगा कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। इस पर केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? टोटल 100 विषय, यानी 100 विषय पर केंद्र अपना सूची यानी कि कानून बनाएगा। राज्य के पास 61 विषय है, यही 61 विषय पर ये कानून बनाएगा। राज्य चाहे तो 61 विषय पर अपना ये कानून बनाएगा। जो जो इस सूची में दिया गया है उस पर ये कानून बनाएगा। केंद्र किस पर बनाएगा? 100 विषय है इसके पास। और जैसे समवर्ती है, तो समवर्ती पर दोनों बना सकता है, केंद्र प्लस राज्य।
कौन बनाएगा? केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकता है समवर्ती सूची पर। जैसे देखते हैं शिक्षा, तो केंद्र सरकार भी शिक्षा देती है और राज्य सरकार भी शिक्षा देती है। दोनों का अपना शिक्षा देने का काम है, दोनों इस पर कानून बनाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों में टकराव हो जाए, केंद्र और राज्य दोनों अगर समवर्ती सूची पर कोई कानून बना रहा है, ठीक है, केंद्र और राज्य मिलकर दोनों विषय पर अगर कोई कानून बना रहा है, दोनों में टकराव हो जाए, कानून पास होगा। केंद्र और राज्य अगर कोई कानून बनाया और दोनों की सहमति नहीं है, यानी केंद्र अलग बात बोल रहा है, राज्य अलग, तो दोनों में अगर टकराव आ जाए तो किसका बात सुना जाएगा? केंद्र का। केंद्र यहाँ सर्वोपरि हो जाएगा। केंद्र क्या होगा? सर्वोपरि होगा। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केंद्र और राज्य में टकराव होगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा? आप पढ़े होंगे, हमने इसमें चर्चा किया था पिछली क्लास में कि केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति कब बनेगी। आप देखेंगे केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो, राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो, तो दोनों की सहमति नहीं बनेगी ज्यादातर। केंद्र में अगर अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, जैसे आप देखते हैं कि केंद्र में जैसे बीजेपी की सरकार है और कोई राज्य से आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की, दोनों में आप देखते होंगे कि बराबर टकराव होते रहता है। दोनों में टकराव ऐसी स्थिति में होता है। अब कोई भी राज्य में देख लीजिए, जहां पर जो है केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, दोनों अगर एक सरकारें हैं केंद्र और राज्य में, जैसे आप देखते हैं केंद्र में बीजेपी है और यूपी में देखते हैं बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी है, यहाँ पे आपको टकराव नजर नहीं आएगा, कभी भी यहाँ पे टकराव नजर नहीं आएगा। तो ऐसे स्थिति सामान्यतः कहाँ होगी? जहां पे दोनों सरकारें अलग अलग होगी। तो समवर्ती सूची पर जो विषय पर कानून बनेगा, उसमें जो है केंद्र को ज्यादा अहमियत दिया जाएगा, अगर दोनों में टकराव हुआ तब। अगर नहीं टकराव हुआ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर टकराव होता है तो किसको दिया जाएगा? केंद्र को। तो समवर्ती सूची पर टोटल 52 विषय हैं, इस पर 52 विषय पर जो है कानून बना सकती है। तो केंद्र सूची पर जो है केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों मिलके बनाएंगे कानून। क्या करेंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये केंद्र पर कानून कैसे बनता है? केंद्र में अगर कोई कानून बनाना हो तो हमने पहले पिछली कक्षाओं में भी इसकी चर्चा किया था कि केंद्र में अगर किसी का कानून बनाना हो, पहले कोई बिल पास कराना हो, फिर पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाकर कानून बनेगा। कैसे बनेगा? केंद्र में अगर बनाना हो तो लोकसभा या राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, बिल आएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों से आप पास कराइए, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजिए, तो यहाँ कानून बन गया। प्रेसिडेंट अगर साइन कर दिया तो केंद्रीय सूची का कोई विषय है, मान लिया जाए, उस पर कानून बनाना है, तो कैसे कानून बनेगा? कोई बिल लेके आइए, लोकसभा में लेके आइए या राज्यसभा में, कोई भी सदन से भी आप ला सकते हैं, दोनों से पास करवाइए, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इस प्रकार केंद्र में इस प्रकार कानून बनेगा। अगर राज्य में बनाना हो तब कैसे बनेगा? तो राज्य में भी होता है विधानसभा,
ये विधान परिषद, विधान परिषद तो सिर्फ 6 ही राज्य में है, ज्यादातर में सब में विधानसभा है। विधानसभा में आप बिल लेके आइए कि राज्य सूची के इस विषय पर हमको कानून बनाना है, तो क्या करना होगा, विधानसभा में आप बिल लेके आइए, बिल लाइए, उसके बाद विधानसभा से पास कराइए। विधानसभा अगर विधान परिषद है तो वहां से भी पास कराइए, अगर सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा से ही सिर्फ पास कराइए। और फिर कौन साइन करेगा इस पर, राज्यपाल। राज्यपाल इस पर साइन कर दिया तो एक्ट बन जाएगा, यानी कानून यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है कानून बनेगा, केंद्र सूची पर और राज्य सूची पर। और फिर समवर्ती सूची पर कानून बनाना हो तब भी इसी प्रकार बनेगा। कोई भी अगर राज्य सरकार अगर शुरू करना चाहता है, राज्य सरकार शुरू करना चाहता है तो विधानसभा से बिल आएगा, फिर राज्यपाल साइन कर दिया, उसके बाद बन गया कानून। अगर राज्य सरकार ने यहाँ कोई कानून बनाया, केंद्र को आपत्ति हो गया तो वो कानून रद्द हो जाएगा। अगर समवर्ती सूची का कोई विषय है, राज्य ने उसको पास करवा दिया, कानून बना दिया, अगर राज्य ने पास कर दिया, कानून बनाया, अच्छा इसमें पास कराने का मतलब है जब राज्यपाल ही साइन करेगा तभी तो कानून बनेगा। राज्यपाल जब तक राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यपाल सहमति नहीं देगा तो कानून कैसे बनेगा। तो राज्य तो इस पर बना ही नहीं सकता है। आप देखें इनडायरेक्टली तो राज्यपाल किसका होता है, प्रसाद परिजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का होता है। जब राष्ट्रपति सहमति देगा तभी राज्यपाल करेगा, राज्यपाल अपने मन से तो नहीं कर सकता है। राज्यपाल आखिर आदमी होता है किसका, केंद्र का। तो अगर कोई कानून बनाना है, जब राज्यपाल साइन कर ही दिया तो राष्ट्रपति को क्यों आपत्ति होगा, या तो केंद्र सरकार को क्यों आपत्ति होगा। अगर जब राज्यपाल साइन ही नहीं किया तो फिर कानून कैसे बनेगा। तो ये सभी चीजें हैं जो कि कानून बनाने से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, तो कल की क्लास में हम लोग इससे आगे चर्चा करें।